अफरोजर को होश आया तो इसने अपने हाथ भी पुश्त पर बंधे हुए पाए और इन चारों को भी अपने हाथ खोल लेने की जद्दोजहद में मसरूफ देखा। तुम सब गधे हो, वो हलक फाड़ कर धाड़ा। वाकई गधे हैं हम पांचों। शट अप, अफरोजर धाड़ा। इससे कोई फायदा नहीं, हमें यहां से निकलना चाहिए। पता नहीं ये कौन था, दरवाजा मुकफल क्यों नहीं किया गया था? अफरोजर गुर्राया। तुमने ही ये ख्याल क्यों नहीं रखा? मैं कहता हूं खामोश रहो, लेकिन वो हमें इस तरह बांध कर क्यों डाल गया है? मैं नहीं जानता, अफरोजर बेजारी से बोला। वो स्केच बुक भी ले गया। मेरा दिमाग ना खाओ, अफरोजर की आवाज पस्त हो गई थी। क्या हम इसकी वापसी के इंतजार में पड़े रहेंगे? इसे वापस आने की क्या जरूरत है? लेकिन हम किसी तीसरी पार्टी के वजूद से लाइलम रहे हैं। आखिर इस स्केच बुक में है क्या रोजर? मैं नहीं जानता। वो बुलडॉग का बच्चा खुद नहीं आना चाहता लड़की के सामने, इसलिए स्केच बुक तुम लोगों के हवाले कर दी थी और तुमने वो स्केच बुक इसके हवाले कर दी, इनमें से एक ने तंजिया लहजे में कहा। हेनले, इसे कहो खामोश रहे। सुनो तो रॉजर, जब इसे ये मालूम होगा कि स्केच बुक हमसे किसी जेबकुतरे ने हत्या ली तो खामोश रहो, हमें जल्द ही कुछ करना चाहिए। वो फिर उठ बैठने की कोशिश करने लगे। इतने में राहदारी से भारी भारी कदमों की आवाज आई और वो एकदम साकित हो गए। फिर इसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर आ गया। ये एक चौड़े शानों वाला, छोटी गर्दन का आदमी था। थोड़ी बारी थी, होंठ इतने पतले थे कि नोकीली नाक किंजी सिर्फ एक लकीर सी मालूम होते थे। आंखें भूरी थीं और गैर मामूली तौर पर चमकदार थीं और घनी भुओं के नीचे हैबतनाक लग रही थीं। जिस्म की बनावट बेपनाह कुव्वत की गमाजी कर रही थी। दरवाजे के करीब ही रुककर इसने सर्द लहजे में कहा, यह क्या मस्खरापन है? कोई कुछ ना बोला। ऐसे मालूम होता था जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। बताओ, वो पैर फटक कर धाड़ा। हम नहीं जानते वो कौन था, अफरोजर मुर्दसी आवाज में बोला। कौन? मैं क्रिस्टीन को यहां लाया था और स्केच बुक दिखाकर इसे सवाल कर ही रहा था कि अचानक वो आ गया। वो कौन? सूर के बच्चे? मैं नहीं जानता, इससे पहले कभी नहीं देखा। कैसा था? कुछ अजीब सी शक्ल थी। फूली हुई बदनुमान नाक के नीचे इतनी घनी मूछें थीं कि धाना छुप गया था। कोई मकामी आदमी? हाँ, मकामी ही मालूम होता था। यकीनन वो तुम्हारे ही पीछे लगकर यहां तक पहुंचा होगा। पता नहीं। पता नहीं? आने वाले ने दांत पीस कर दोहराते हुए इस जोर का थप्पड़ अफरोजर के मुंह पर रसीद किया कि वो फर्श पर गिर गया। इसकी नाक से खून की धार निकल पड़ी थी। अब वो इन चारों की तरफ मुतवज्जा हुआ। चंद लम्हे इन्हें घूरता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, क्या वो तन्हा था? तन्हा था, इनमें से एक ने फंसी फंसी आवाज में जवाब दिया। तन्हा आदमी तुम पांचों को इस तरह बेबस कर गया, क्यों? कोई कुछ ना बोला। स्केच बुक कहाँ है? वो हलक फाड़ कर दहाड़ा। वो स्केच बुक ले गया, अफरोजर इसी के अंदाज में चीख कर बोला, और क्रिस्टीन को भी ले गया। कुत्ते! इसने बढ़कर इसके सर पर एक जोरदार ठोकर रसीद की। फिर अफरोजर किसी मरते हुए भैंसे की तरह डकरा कर खामोश हो गया था। छोटी गर्दन का आदमी किसी गजबनाक भेड़िए की तरह हांफता रहा, फिर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। वो चारों अब अफरोजर की तरफ देख रहे थे, जो गालिबन दोबारा बेहोश हो गया था। इसके बाद वो खामोशी से एक दूसरे की शक्ल देखते रहे थे। दरवाजा फिर खुला और वही आदमी अंदर आया। इस बार वो खाली हाथ नहीं था, बल्कि चौड़े पल वाली एक बड़ी सी कुल्हाड़ी संभाल रखी थी। इसे इस हियत कज़ाई में देखकर वो चारों हिज़्याती अंदाज में चीखने लगे, तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, वो बैवक्त लग गया है, लेकिन वो एक के शाने पर कुल्हाड़ी से वार कर चुका था। इसकी गर्दन कट कर बाएं शाने पर झूल गई। बड़ी खौफनाक खरखराहट के साथ कटी हुई गर्दन से खून का फव्वारा निकल पड़ा था। फिर वो सब बेबसी से चीखते और एक के बाद दीगरे कत्ल होते रहे। आखिर में इसने बेहोश अफरोजर की गर्दन पर भी वार किया और वो भी चुप चुपाते खत्म हो गया। मेज पर उबले हुए मटर के दानों और अंडों के खागीने के साथ ही बासी रोटी के भूरे टोस्ट भी मौजूद थे।
ऐसे ही खाने से बदन में जान आती है, इमरान क्रिस्टीन से कह रहा था। भूख में हर चीज अच्छी लगती है। तुम्हारे और क्या मशागिल हैं? क्रिस्टीन ने पूछा। मशागिल? हाँ, मशागिल शरीफ आदमियों के होते होंगे। हम जैसों को मशागिल की फुर्सत कहाँ? आखिर कुछ ना कुछ तो करते होगे। इसे छोड़ो, ये बताओ, इन पांचों में से कोई भी तुम्हें स्वीडिश मालूम हुआ था या नहीं? मेरा ख्याल है कि इनमें से एक भी मेरा हमवतन नहीं था। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिसने तुमसे फोन पर गुफ्तगू की थी, इन लोगों के दरमियान मौजूद नहीं था। वो कुछ ना बोली, खामोशी से उबले हुए मटर हलक से उतारती रही। अच्छी बात है, इसे भी छोड़ो। इमरान कुछ देर बाद बोला, ये बताओ, कभी तुम्हारे मुल्क में भी किसी ने इस स्केच बुक के लिए बेचैनी जाहिर की थी? कभी नहीं। वहां मैं बड़े सुकून से जिंदगी बसर करती रही हूं। वो फिर कुछ देर खामोशी से खाते रहे। इमरान कोशिश कर रहा था कि वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता स्केच बुक की असल कहानी उगल दे। दफतन वो चौंक पड़ा और इस तरह अटकने लगा जैसे किसी किस्म की आवाज सुनी हो। क्या बात है? क्रिस्टीन ने पूछा, लेकिन इसे जवाब देने की बजाय इमरान ने फौरन केरोसिन लैंप बुझा दिया। क्या? खामोश बैठी रहो, इमरान आहिस्ता से बोला, और फिर वो आवाज वाहिजा हो गई। और ये किसी ब्लड हाउंड की आवाज हो सकती थी। शायद कोई कुत्ता हमारी तलाश में सरगर्दा है, इमरान बोला। क्या मतलब? तो वो हमारी राह पर लग गया है? आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। फिर क्या होगा? जहां हो वहीं बैठी रहो, मैं देख लूंगा। जरा ही सी देर में वो मकान की छत पर जा पहुंचा। कुत्ता अब मकान के करीब ही खड़ा भौंक रहा था। और इसके साथ ही एक इंसानी हैवला भी नजर आया। इसने मकान पर टार्च की रोशनी डाली थी। इमरान ने बड़ी फुर्ती से खुद को रोशनी की पहुंच से बचाया। इसके बाद ही दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई दी थी। इमरान दोबारा नीचे पहुंचा। क्रिस्टीन बुरी तरह सहमी हुई थी। दफतन बाहर से गूंजदार आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दिया जाएगा। तुम बस इसी तरह खामोश बैठी रहना, वो आहिस्ता से बोला और फिर कमरे से निकलकर पिछले दरवाजे पर पहुंचा। आहिस्तगी दरवाजा खोलकर मकान की पुश्त पर निकल आया और अब वो जमीन पर सीने के बल लेटकर आहिस्ता आहिस्ता रिंगता हुआ सदर दरवाजे की तरफ जा रहा था। कुत्ते की धुंधली परछाई तो इसे नजर आई, लेकिन दरवाजा पीटने वाला ना दिखाई दिया। फिर अक्लमंदी का तकाजा यही था कि वो साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर से कुत्ते पर फायर कर देता, और ये हकीकत है कि अगर पल भर के लिए भी चौका होता तो कुत्ते ने इस पर छलांग लगा दी होती। वो गोली खाकर उछला ही था कि इमरान ने दूसरा फायर भी कर दिया, और इसकी आखिरी चीखें बड़ी भयानक थीं। इमरान ने दूसरे ही लम्हे भागते हुए कदमों की आवाजें सुनी, लेकिन भागने वाले को ना देख सका। फिर जरा ही सी देर में पहले का सा सन्नाटा तारी हो गया। अब वो दोबारा रिंगता हुआ मकान के उगबी हिस्से की तरफ वापस जा रहा था। क्रिस्टीन सहमी हुई हालत में मिली। वो सब क्या था? इसने घुट्टी घुट्टी सी आवाज में पूछा। मेरा ख्याल है कि हम यहाँ महफूज नहीं हैं। तो फिर अब क्या होगा? मैं तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले चुका हूं। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? सोच भी नहीं सकती थी कि इन हालात से गुजरना पड़ेगा। परवाह मत करो, मैं भी आया। एक बार फिर वो पहले ही की तरह उगबी रास्ते से इसी तरफ जा रहा था। कुत्ते की लाश के करीब पहुंचकर वो इसकी गर्दन टटोलने लगा और एक आसूदा सी तवील सांस ली। अब वो इसके गले से पट्टा खोल रहा था। फिर 20 मिनट के अंदर ही अंदर वो वहां से निकल खड़े हुए। मोटरसाइकिल जहां छोड़ी गई थी वहीं मिली। सफर दोबारा शुरू हो चुका था। क्रिस्टीन खामोश थी। सोचते सोचते इसका जहन थक गया था। वो ऐसा महसूस कर रही थी जैसे इसका जिस्म हल्का होकर फजा में उड़ा जा रहा हो। सड़क सुनसान थी और मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। सफदर हैरत से आंखें फाड़े इन 5-6 लाशों को घूरे जा रहा था। इनमें इसे हफ रोजर भी नजर आया। क्या यह खुद इमरान की हरकत है? इसके जहन में उभरा। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जहन ही ने जवाब दिया। कत्ल होने वालों के हाथ बंधे हुए थे। ये इमरान का काम नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। इमरान ही ने सफदर को फोन पर हिदायत दी थी कि वो इस इमारत की निगरानी करे। अगर महसूस करे कि इमारत खाली है तो किसी तरह अंदर जाकर इसकी तस्दीक करे।
तो इस तरह वो इमारत के अंदर पहुंचा था। थोड़ी देर बाद वो इमारत से बाहर आ गया। इमरान ने दोबारा राब्ता कायम करने के लिए इसको फ़ोन नंबर दिए थे। शहर वापस आकर इसने इसी नंबर पर इमरान से राब्ता कायम किया और इसे रिपोर्ट दी। क्या ख्याल है तुम्हारा? दूसरी तरफ से इमरान की आवाज़ आई। क्या ये आपका कारनामा है? होश की दवा करो। मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते आम हालात में। खैर, अब दूसरा काम है। सुबह 10 बजे तक हो जाना चाहिए। फरमाइए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पालतू जानवरों के शोबे से मालूम करो कि 1213 नंबर का लाइसेंस किस कुत्ते को दिया गया था। जरा ठहरिए, मैं नोट कर लूं। सुबह होने वाली थी। सफदर ने सोचा, अब आराम का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर 10 मिनट के लिए भी लेटा तो 10 घंटे से पहले आंख ना खुलेगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले काम में कोई दुश्वारी पेश ना आई। 5 रुपए इस शोबे के चपरासी को दिए थे और वो पीतल पास के नंबरों के जरिए कुत्ते के मालिक का पता निकाल लाया था। और फिर जब सफदर अपनी गाड़ी में बैठ रहा था तो एक आदमी इसके करीब आकर लिफ्ट का ख्वाहां हुआ। ज़ईफ आदमी था, इसकी सांस फूल रही थी। मम, मुझे प्रीटो रोड तक जाना है। क्या आप इस तरफ से तो नहीं गुजरेंगे? बैठ जाइए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा उम्र दराज अता करे। वो पिछली सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठता हुआ बोला। सफदर ने गाड़ी स्टार्ट की। प्रिंटो रोड से गुजरते वक्त इसने पूछा था कि गाड़ी कहाँ रोकी जाए, लेकिन जवाब नहीं मिला था। क्या सो गए जनाब? इसने फिर ऊंची आवाज में इसे मुखातिब किया और जवाब ना मिलने पर गाड़ी फुटपाथ से लगाकर खड़ी कर दी। मुड़कर देखा तो वो हाथ पैर ढीले किए सीट की पुश्तगाह से टिका हुआ था। मुंह फैला हुआ था और आंखें बंद थीं। सांस पहले ही की तरह फूल रही थी। सफदर ने इसको घुटना पकड़कर हिलाया, लेकिन इसकी हालत में कोई तब्दीली ना हुई। क्या मुसीबत है? वो बुड़बुड़ाया और गाड़ी से उतर आया और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बहुत करीब से इसे आवाजें देने लगा, लेकिन बेसूद। क्या बात है जनाब? एक राहगीर चलते चलते रुक गया। इन साहब ने प्रिंटो रोड के लिए मुझसे लिफ्ट ली थी। पता नहीं सो रहे हैं या बेहोश हो गए हैं। सफदर मुड़कर बोला। राहगीर और करीब आ गया था। ओह, ये तो काजी साहब हैं, इसने कहा। आप जानते हैं? जी हाँ, वो आगे वाली गली में रहते हैं। बराह करम इन्हें वहां पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। सफदर ने इसके लिए अगली सीट का दरवाजा खोलते हुए कहा। कार दोबारा चल पड़ी। इन पर कभी कभी बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, राहगीर बोला। तब तो हमें किसी अस्पताल का रुख करना चाहिए। इनके घर के किसी आदमी को भी ले लें, राहगीर बोला। जी हाँ, ठीक है। गाड़ी इनकी बताई हुई गली में मुड़ी और कुछ दूर चलकर रुक गई। राहगीर उतरकर एक इमारत में दाखिल हुआ और कुछ देर बाद फिर पलट आया। घर में इनकी बेगम साहिबा तन्हा हैं, बेटों में से कोई भी नहीं। इनका इसरार है कि काजी साहब को अंदर पहुंचा दूं। वो घर ही पर डॉक्टर को बुला लेंगी। अब आप इन्हें अंदर पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। सफदर ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर वो दोनों बेहोश बूढ़े को हाथों पर उठाए हुए एक फ्लैट में दाखिल हुए। कमरे में सामने ही बिस्तर नजर आया और इससे लिटाकर जैसे ही सफदर सीधा खड़ा हुआ, इसकी आंखों में तारे नाच गए। बहुत ही वजनी चीज से इसके सर पर जरब लगाई गई थी। फौरी तौर पर वो अपने गिरदोपेश से बेखबर हो गया। इमरान बहैसियत X2 फोन पर कैप्टन खावर की कॉल रिसीव कर रहा था। वो बूढ़ा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से इसकी गाड़ी में सवार हुआ था, प्रीटो रोड पर पहुंचकर पिछली सीट पर बेहोश पाया गया। एक राहगीर ने इसकी शिनाख्त की और सफदर को इसके घर तक ले गया। फिर इन दोनों ने बूढ़े को गाड़ी से निकाला और हाथों पर उठाए हुए एक इमारत में दाखिल हुए। 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन सफदर अभी तक इमारत से बाहर नहीं आया। नौमानी को अपनी जगह छोड़कर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ तक आया हूँ। ठीक है, इमरान बोला। वहीं ठहरो, इमरान तुम्हारी जगह लेगा। इमारत का पता बताओ। फिर दूसरी तरफ से खावर इसे इमारत का महल बताता रहा और वो कागज पर नोट करता गया। अच्छी बात है, X2 गुर्राया। तुम गधों के पीछे अगर कोई दूसरा गधा भी ना लगा हो तो तुम सब बैक वक्त गर्क हो जाओ। मैं जानता था कि ये जरूर होगा। ओवर। इसने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए तवील सांस ली। वो अब पिछली रात से अब तक नहीं सोया था। क्रिस्टीन को एक महफूज जगह पहुंचाने के बाद अपने फ्लैट में वापस आ गया था। स्केच बुक इसी के पास थी। क्रिस्टीन ने इसका मुतालबा नहीं किया था और न इमरान ही ने इसकी कहानी पूछी थी। वो अभी फोन के करीब से हटा भी नहीं था कि फिर घंटी बजी।
इसने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से जोलिया नाफ्टिन्स वाटर की आवाज आई। यस, वो एक्सटू के लहजे में घुर्राया। इस इमारत पर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है जनाब। मैंने माली से इसके लिए बात की थी, इसने मुझे पूरी इमारत दिखाई, कहीं कोई लाश नहीं मिली। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक जगह पहुंची थी? बिल्कुल यकीन है जनाब। अच्छा, इसने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर नशिस्त के कमरे में कदम रखा ही था कि यहाँ वाले फोन की घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से फयाज की आवाज सुनाई दी। क्रिस्टीन कहाँ है? कौन क्रिस्टीन? इमरान ने पूछा। वही आर्टिस्ट लड़की। ओह, वो गाँव नचबबरा की खालिक। गाँव नचबबरा बकवास है। इंसाइक्लोपीडिया में इस नाम का कोई परिंदा नहीं मिल सका। फयाज गुस्सीले लहजे में बोला। अच्छी बात है, तो अब तुम उर्दू की किसी लुगात में बूरड़ तलाश करो। क्या बकवास है? बूरड़ पोरबी जुबान में बगोले या गरबात को कहते हैं। यकीन करो कि बूरड़ और बगोला कहने वाले पड़ोसी भी हो सकते हैं। ऐसे पड़ोसी के दोनों के दरमियान सिर्फ एक दीवार हायल हो। जहन्नम में जाए, फयाज गुर्राया। क्रिस्टीन को कहाँ छुपाया है? दिल में। इमरान, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, इमरान खुश्क लहजे में बोला और सिलसिला मुनक़ता करके जल्दी जल्दी लिबास तब्दील करने लगा। 10 मिनट के अंदर ही अंदर इसकी गाड़ी प्रीटो रोड की तरफ जा रही थी। गली के मोड़ से पहले इसने गाड़ी रोक दी और उतरकर इसका बोनट उठा लिया। इंजन पर कुछ देर झुके रहने के बाद फिर स्टीयरिंग पर आ बैठा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। इसने मायूसी से चारों तरफ देखा और आने जाने वाली गाड़ियों को धक्का लगाने की दरख्वास्त करने लगा। गाड़ी को धक्का देने वालों में सर्जेंट नोमानी भी शामिल था। इमरान ने इसे गली में मोड़ दिया। कुछ दूर सफदर की गाड़ी खड़ी देखकर इत्मीनान की सांस लेता हुआ बुलंद आवाज में बोला, बस। गाड़ी से उतरते हुए इसने धक्का लगाने वालों का बड़ी लजाजत से शुक्रिया अदा किया और फिर बोनट उठाकर दोबारा इंजन पर झुका ही था कि नोमानी करीब आकर आहिस्ता से बोला, वो अब भी अंदर ही है। डिस्ट्रीब्यूटर के कुत्ते टुड़ मुड़ गए हैं। इमरान सीधा खड़ा होता हुआ बोला, तो फिर इस सिलसिले में क्या खिदमत कर सकूंगा? नोमानी मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर में एक कुत्ता और एक कुतिया होनी चाहिए। मूड बहुत खराब मालूम होता है। गाँव नच बबरा। क्या? ये क्या बला है? कुछ नहीं, मुकद्दर की खराबी को कहते हैं। बाज औकात कुंवारे आदमी को भी कह देते हैं। जहाँ जैसा मौका नसीब हो, वल्लाह और इल्म बिल सवाब। कहाँ की हाँक रहे हैं जनाब? इमरान ने शेर पढ़ा, आलिम और फाजिल क्यों कहलाते हैं वो जाहिल बेपीर, इन आंखों में पढ़ ना सके काजल की तहरीर। अल्लाह रहम करे, नौमानी ने मिसमिसी सूरत बनाकर कहा। दूसरा शेर सुनो। इसके जलवे को बहुत हमको है चश्मे सरमगी, हम नहीं मूसा के जाकर को है पैमाई करें। तीसरा शेर सुनो। कितनों ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। अच्छा तो मैं चला, खावर को भी साथ लेते जाना। तुम क्या जानो, तुम्हारा चूहा कम से कम मुझे सारी तफसीलात से आगाह रखता है। बस जाओ, मैं भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। सच बताना, कभी देखा है उसे? गाँव नजबबरा ही कभी नहीं देखा था। इसे देखकर कौन सा सुख पा लिया है कि किसी और की तमन्ना कर सकूं। बस टाटा। गाँव नजबबरा क्या है? मेरे और कैप्टन फयाज के दिमाग का फतूर। चलते फिरते नजर आओ। हो सकता है तुम्हें मदद की जरूरत पेश आए। अपनी मदद आप करने की आदत डाल रहा हूँ। जरूरी नहीं कि मददगार हर वक्त मुहैया हो सके या मदद करने के सिलसिले में मुखलिस भी हो। मियाँ हम तो बस अपना ही दम कदम देखते हैं, गधे दस्ते अहले करम देखते हैं। गधे नहीं, गधा। वो बगैर दुम का होता है, इसलिए खारिज अज बहस है या बहस अज खारिज है। जो कुछ भी कहते हो। दफतन नुमानी चौंक कर बोला, ओहो, वो फिर बेहोश बूढ़े को उठाए हुए ला रहे हैं। लेकिन सफदर कहाँ है? मेरे खुदा, ये तो वो बुरा नहीं मालूम होता, वो इतना तंदुरुस्त नहीं था। इमरान इसकी तरफ मुतवज्जा होने की बजाय फिर इंजन पर झुक गया। ओहो, वो इसे सफदर ही की गाड़ी में डाल रहे हैं। लेकिन सफदर कहाँ है? नौमानी बुड़बुड़ाया। उधर मत देखो, इमरान इंजन पर झुककर आहिस्ता से बोला। सफदर की गाड़ी इनके करीब से गुजर गई। चलो बैठ जाओ, इमरान ने बोनट गिराते हुए कहा। नौमानी बड़ी फुर्ती से अगली सीट पर बैठता हुआ बोला, बाएं जानिब मुड़ी है। इमरान गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और फिर जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंची, खबर भी पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया।
हमें क्या दिमाग चल गया है तुम लोगों का? इमरान सर झटक कर बोला। तेजी से चलो, खावर हाँफता हुआ बोला। मैंने करीब से देखा था, इन्होंने बेहोश सफदर पर बूढ़े आदमी का मेकअप किया है। इमरान ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया, कुछ बोला नहीं। इसने बहैसियत एक्स टू उनसे कहा था इमरान इनकी जगह लेगा, फिर भी चिमटे हुए हैं। खैर, देखा जाएगा। बड़े इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं वो लोग, नौमानी बोला। जल्दी में नहीं मालूम होते, पिछली सीट से खावर की आवाज आई। वो भी इत्मीनान करना चाहते हैं कि इनका ताकुब तो नहीं किया जा रहा। अगर खेल बिगड़ गया तो जिम्मेदारी तुम दोनों पर होगी, इमरान बोला। तुम तो अशआर ही सुनाते चलो प्यारे, नौमानी ने हंसकर कहा। कुछ देर बाद तुम दोनों का मरसिया पड़ता नजर ना आऊं। मिर्चें चबा रखी हैं क्या? खावर बोला। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी तल्ख कर रखी है। कुछ देर बाद गाड़ी एक गैर मुल्की मिशन अस्पताल के कंपाउंड में दाखिल हुई। क्या चक्कर है? नौमानी बुड़बुड़ाया। चक्कर नहीं, चक्रात कहो, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, और इसकी गाड़ी आगे बढ़ती चली गई। अस्पताल के कंपाउंड से आगे जाकर इसने गाड़ी रोकी। अब क्या करोगे? खावर बोला। गाड़ी तुम दोनों के हवाले करके जिधर सिंह समाएंगे बाग निकलूंगा। हम दोनों तो अंदर जा रहे हैं। खुदा का शुक्र है मैं बरियूज जिम्मा, इमरान ने ठंडी सांस ली। वो दोनों गाड़ी से उतर गए। इमरान इन्हें फाटक में दाखिल होते हुए देखता रहा। कुछ देर बाद वो गाड़ी से उतरा और कंपाउंड में दाखिल होकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरफ चल पड़ा, और ठीक इस वक्त वहां पहुंचा जब सफदर के सर की ड्रेसिंग की जा रही थी। और अब वो बूढ़े के मेकअप में नहीं था, बेहोश भी नहीं था, एक पहियों वाली कुर्सी पर बैठा अपने सर पर पट्टी बंधवा रहा था। कोट के पिछले हिस्से पर खून के धब्बे थे। इसके बाद इसको एक इंजेक्शन दिया गया और आइनोलेट चेयर दरवाजे की तरफ धकेली जाने लगी। इसे सफदर की गाड़ी तक ले जाया गया था। दो आदमियों ने इसे कुर्सी से उतारकर गाड़ी में बिठाया। अब फिर इसकी आंखें बंद हो गई थीं। इसे पिछली सीट पर बिठाया गया था और दो आदमी इसके दोनों तरफ बैठे थे। तीसरे ने स्टीयरिंग संभाल लिया था।